गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों को 7th चैप्टर पढ़ना है मित्रता चैप्टर में हम लोगों को दोस्त के बारे में पढ़ना है, दोस्ती के बारे में पढ़ना है। तो दोस्ती का मतलब, मित्रता का मतलब क्या होता है कि किसी से संबंध हो, और वो संबंध किससे हो? दोस्तों से हो। तो दोस्त का मतलब क्या होता है? दोस्त का मतलब होता है जो हमारे अंदर के दोष को, जो गलत हमारे अंदर गलती विचार हैं उनका अंत कर दे, दोषों का अंत जो कर दे, उनको दोस्त कहते हैं। तो उन्हीं दोस्त और उन्हीं दोस्ती के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि दोस्त आखिर होते कैसे हैं और उनमें हमारे अंदर की कौन सी गुण मिलती जुलती रहती है, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। इस चैप्टर को, इस अध्याय को हमारे लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। इस चैप्टर को हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। लेखक कह रहे हैं कि जब हम युवा जो होते हैं, यानी कि 14, 15, 17 साल के जो बच्चे होते हैं, जब घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा कठिनाई किस बात की होती है कि हमें एक कैसा दोस्त मिले, हमें एक ऐसा दोस्त मिले जो मेरे बातों को समझे, मेरे प्रॉब्लम को समझे, मेरे साथ रहे, मेरी पढ़ाई में मेरा मदद करे। इन सभी तरह के विचार हमारे दिमाग में आते हैं, क्योंकि लेखक बता रहे हैं कि जो मित्रों की चुनाव जो होती है, यानी कि जो हमारे मित्र जो होते हैं उनको हमें इतने अच्छे से उनको ढूंढना होता है कि वो हमारे अंदर की गलत विकारों को निकाल दें और सही विकार भरे। ये नहीं कि वो हमारे अंदर और गलत विकार ही पैदा करें। इसलिए हमें अपनी संगति को बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए और किसी के साथ बहुत सोच समझ करके रहना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी भर जो हमारे अंदर के संस्कार होते हैं वही दिखते हैं, और जो भी हमारे अंदर, हमारे घर में जो होता है वो सब कहीं नहीं दिखता। सबसे पहले किसी के सामने हम जाते हैं तो हमारा संस्कार पहले दिखता है। और लेखक कह रहे हैं हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। ये बात बिल्कुल सही है कि जो 15-16 साल के जो बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, वो एक घड़ा बनाने वाले मिट्टी के समान होते हैं। जिस तरह से कुम्हार मिट्टी को जैसे चाहता है उस आकार में ढाल देता है, ठीक उसी तरह से जो चुनाव हमारे मित्रों की जो होती है, जो हमारे मित्र होते हैं वो जिस तरह के होते हैं, जिस प्रकार के लोगों से हम मित्रता करते हैं, ठीक उसी प्रकार की हमारी विचार भी हो जाती है। यदि हम अच्छे मित्रों की चुनाव करते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, तो वो हमें एक राक्षस से देवता की तरह बना देते हैं, और गलत मित्रों के साथ रहते हैं तो हमें देवता से भी राक्षस का रूप धारण करवा देते हैं। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प है, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। लेखक कह रहे हैं कि हमें हर तरह की विचार आती हैं। पहला ये होता है कि हमें वैसे दोस्तों को भी नहीं लेना है जिसकी मुझे हर बात माननी पड़े, और साथ ही ये भी बुरा ही रहता है हमारे लिए
कि अगर कोई ऐसा हमारा मित्र बन जाए जो मैं जो बोलूँ उसी बात को हाँ में हाँ मिलाता जाए, तो ऐसा भी नहीं होता है कि यदि अगर मेरे सारी बातों को कोई अच्छा कह रहा है तो ये भी तो हो सकता है कि उनमें से कुछ बातें मेरी गलत भी हो। तो उन गलत बातों को काटने वाला अगर कोई नहीं रहेगा तो मेरी सारी जो निर्णय होगी वो अनियंत्रित हो जाएगी, यानी कि कुछ गलत और कुछ सही जो भी हमारे निर्णय रहेगी वो गलत का गलत और सही का सही ही परिणाम लाएगी। इसलिए हमें मित्रों का चुनाव बहुत सोच समझ के करना पड़ता है कि कुछ ऐसे मित्र हमें मिले जो हमारे गलत को गलत कहें, हमें मना करे वो काम करने से, और सही को सही करके उसमें हमें प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट पेज हमारा है, यदि विवेक बुद्धि से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम लेते हैं। जैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष परख लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने से उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि को कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। लेखक कह रहे हैं कि जब हम किसी जानवर को खरीदते हैं तो वो उसका पूर्व आचरण क्या था, वो कैसा था, सही था, गलत था, उसके पैर कैसे हैं, हाथ कैसे हैं, पूँछ कैसे हैं, ये सब कुछ देख करके लेते हैं। लेकिन अगर हम मित्र को ये सब चीज़ें बिना देखे लेते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह ही होता है। इसलिए हमें इन सभी चीज़ों का देख करके सोच करके वो हमारे लिए सही है गलत है इन सभी चीज़ों को सोचना ज़रूरी होता है। वे उसमें सब बातें अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा लेते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही 2-4 बात किसी के अंदर लोग झटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। लेखक कह रहे हैं कि जो युवा पुरुष जो होते हैं वो दोस्त बनाने से पहले क्या देखते हैं, ये मेरे तरह हंस रहा है कि नहीं, मेरे तरह खुश रहता है कि नहीं, मेरी बातों को समझता है कि नहीं। चलो सारी बातें मिल रही हैं, मैं अगर गलती कर रहा हूँ तो ये भी मेरे साथ गलती कर रहा है, इसका मतलब कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, जो कि गलत होता है। लेखक कह रहे हैं कि हम लोगों को ये बात सोचना चाहिए कि आखिर मैत्री का यानी कि मित्रता का उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य उसके अंदर है या नहीं है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती। यह ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। यह प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि है। लेखक कह रहे हैं कि बहुत पुरानी कहावत भी है कि अगर विश्वास पात्र यानी कि विश्वास करने लायक अगर दोस्त हमें मिल जाते हैं तो उससे बड़ा रक्षक हमारे लिए कोई नहीं होता है। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है कि हमें ऐसा विश्वास करने लायक दोस्त मिल गया है। और एक तरह से देखा जाए तो जैसे सारी बीमारियों का जो दवा होता है उसी तरह से सारी प्रॉब्लम का जो एक सॉल्यूशन होता है वह एक विश्वास पात्र मित्र होता है, जिसको कि लेखक अपने शब्दों में लिखे हैं कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकेतों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। लेखक कह रहे हैं
कि हमें अपने मित्रों का चुनाव करते समय, मित्रों को ढूंढते समय हमें ये उनसे उम्मीद रखना चाहिए कि अगर हम गलती करेंगे जब, तो वो हमारे गलती में हमारा साथ न दे करके हमें उस गलत राह पर चलने से बचाएंगे। हमारे अंदर जो दोष होगी, जो गलती होगी, जो त्रुटियां होंगी, उन सब से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य में हमारा साथ देंगे और हमारे झूठ से हमें हटाने का कोशिश करेंगे। यदि हमारा पैर जो है कुमार्ग के तरफ जा रहा है, या इसका मतलब कि यदि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो वो हमारा हाथ पकड़ करके हमें सही रास्ता दिखाए। सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में वे हर तरह के हमारी सहायता करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक जीवन को करना चाहिए। लेखक कह रहे हैं कि सच्ची मित्रता में वो हर वेदों का एक निष्कर्ष होता है, हर तरह से वो विश्वास करने लायक होते हैं। जिस तरह से कि एक माँ अपने बच्चे से धैर्य और कोमलता से बात करती है, ठीक उसी प्रकार से एक अच्छे मित्र के अंदर भी धैर्य और कोमलता होती है। वो हमारे व्यक्तित्व के लिए सबसे अच्छे होते हैं। छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवा अवस्था में मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों से भिन्न होते हैं। केवल मित्र उन्हें नहीं कहते जिनके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सके, जिससे अपने छोटे छोटे काम ही हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। लेखक कह रहे हैं कि जो छात्रावस्था होती है, जब हम लोग एक अच्छे विद्यार्थी होते हैं, तब हमारे अंदर क्या रहता है कि सबसे पहले हम एक अच्छे दोस्त को ढूंढ लें। और उस समय हमारे अंदर क्या होता है, जो मेरे से अच्छे से बात करे, मेरी फेयर कंप्लीट कर दे। मैं अगर होमवर्क नहीं कंप्लीट किया हूँ तो वो मेरे साथ बैठकर मेरा हेल्प करे। हम लोग इन्हीं चीज़ों को ढूंढते हैं। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि जिस तरह से बाल्यावस्था और युवावस्था में हमारे मित्रों में भिन्नता होती है, यानी कि बाल्यावस्था जब हम बच्चे होते हैं तो हम मित्र कैसे ढूंढते हैं, जो मेरे साथ बैडमिंटन खेले, क्रिकेट खेले, इन सभी प्रकार के दोस्तों को ढूंढते हैं। पर जब हम छात्रावस्था में जाते हैं तो अपने पढ़ाई से रिलेटेड दोस्त ढूंढते हैं। लेकिन युवा अवस्था में हम वहीं अपनी शांत और गंभीरता के अनुसार मित्र ढूंढते हैं। ठीक उसी प्रकार से लेखक यह भी बता रहे हैं कि जैसा मैंने पहले ही बोला कि मित्रता का मतलब ये नहीं होता है कि वो हमें कुमार्ग में, अगर हम जा रहे हैं तो कुमार्ग में ही छोड़ दे, और सुमार्ग में जा रहे हैं तो सुमार्ग में ही छोड़ दे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मित्रता का मतलब क्या होता है कि अगर हम गलत राह पे चल रहे हैं तो वो हमें सही राह बताए। ये नहीं कि हम अपने छोटे छोटे काम निकलवा ले गलत राह से भी, और ऊपर से उससे बहुत प्रेम से बात करें और अंदर अंदर उससे घृणा करते रहें, यानी कि उसकी कमियों को हम दूसरों से मजाक बनाते रहें। इस प्रकार की दोस्ती नहीं होती है। दोस्ती का मतलब होता है कि हम उस पर पूरा विश्वास कर सकें, जिससे भी हम दोस्ती करें उससे पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ अपने इस रिश्ते को निभाएं। यह एक अच्छी दोस्ती होती है। लेखक आगे बता रहे हैं, मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रतिपात्र बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसा सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है
कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो या एक ही रुचि के हों। प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों के बराबर प्रीति और मात्रा मित्रता रहती है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे। अच्छा, नेक्स्ट लाइन को हम बाद में देखेंगे, पहले इस लाइन को देखते हैं कि लेखक कह रहे हैं कि मित्र हमें भाई की तरह होना चाहिए, जिससे हम अपनी हर खुशियों को, हर गम को बता सकें। जब मेरा कोई लाभ हो तो उसे ऐसा लगे कि वो उसका भी लाभ हुआ है, और अगर कोई हानि हो तो उसे लगे कि उसका भी हानि हुआ है। एक ही मन और एक ही विचार के होने से कोई मित्रता नहीं होती है। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल लेखक ने बताया है कि राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। लेखक कह रहे हैं कि राम जो थे, प्रभु राम जो थे, वो बहुत ही शांत प्रकृति के थे, बहुत ही धीर रहते थे, यानी कि शांति से सारे काम को करना चाहते थे। और लक्ष्मण उग्र प्रकृति के थे, लेकिन दोनों भाइयों में बहुत स्नेह था और दोनों भाई जो थे बहुत ही अच्छे दोस्त के तरह थे। उन दोनों की मित्रता खूब निभी, और लेखक कह रहे हैं कि उन दोनों में जो दोस्ती थी वो बहुत अच्छे से बहुत दिनों तक थी। साथ ही लेखक कह रहे हैं कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों से ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिनमें वो गुण हो। लेखक बता रहे हैं कि हमें अपने दोस्तों को इस तरह से ढूंढना चाहिए कि जो हमारे अंदर गुण नहीं है वो उनके अंदर हो, और जो उनके अंदर नहीं है वो मेरे अंदर हो, जिससे दोनों की अवगुणता क्या हो, नष्ट हो जाए और दोनों में सद्गुण भर जाए। उसी तरह से लेखक यहाँ बोल रहे हैं कि उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो लेखक बता रहे हैं कि जिस तरह से चंद्रगुप्त जो थे वो बहुत ही जाने माने पुरुष थे, लेकिन अपने उपाय और युक्ति के लिए चाणक्य को हमेशा ढूंढते थे। और अकबर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि अकबर कितना बड़ा पुरुष था और कितने अच्छे अच्छे उसने कार्य किए थे। फिर भी अपना मन बहलाने के लिए वो अक्सर बीरबल को देखा करते थे। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि की भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होती है तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि कुसंगति जो होती है, यानी कि बुरे लोगों से जो दोस्ती होती है, वह एक भयानक बीमारी के तरह होती है। क्योंकि अगर गलत लोगों से हम दोस्ती करेंगे तो वो हमारे बुद्धि को, हमारे अंदर की जो अच्छी चीज़ें हैं उन सब की नाश कर देती है। और अगर वो अच्छी दोस्ती होगी तो वो हमें हमेशा उन्नति की ओर ले जाएगी, और अगर वो गलत दोस्ती होगी तो वो हमें क्या करेगी, हमेशा गड्ढे में, यानी कि गलत चीज़ों के गड्ढे में गिराती रहेगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस प्रकार जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो उसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वही अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी
आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती है जो कानों को न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ते हैं जिससे हम उसकी पवित्रता की नाश होती है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। लेखक कह रहे हैं कि इंग्लैंड में एक विद्वान था जिसको युवा अवस्था में जब था, मतलब कि वो 17-18 साल का जब था, तब उसे राज दरबारियों में जगह नहीं मिला। वो चाहता था कि उसे राज दरबारियों में एक स्थान मिल जाए, लेकिन उसे नहीं मिल पाया। बहुत से लोग उसका मजाक बनाए कि उसे नहीं मिल पाया, लेकिन उसने अपने ज़िंदगी से यही सीखा कि अगर मैं राज दरबारियों में चला जाता तो वहाँ बुरे लोग थे, वहाँ मुझे हमेशा बुरी संगति मिलती और मैं हमेशा बुरे प्रभाव में ही रहता। इसलिए उसे कभी भी इस बात का दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसे एक अच्छे लोगों की खोज थी और अच्छे लोगों के साथ रहने की इच्छा थी। साथ ही बता रहे हैं लेखक कि बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। लेखक बता रहे हैं कि अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हम थोड़ी देर के लिए भी रहते हैं तो उनके अंदर की जो अवगुणता होती है वो हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि वो लोग जिन्हें गलत बातें बोलने की आदत होती है, जिन्हें हर बात पे गाली गलौज करने की आदत होती है, वो क्या सोचते हैं कि जितने भी लोग के सामने बैठे हैं बस उनके हर लफ्ज में ही गाली गलौज ही होता है, तो वो हर वक्त देते रहते हैं। ठीक उसी तरह से लेखक यहाँ बता रहे हैं कि जिनके मन में हमेशा गलत बातें रहती हैं वो हमेशा गंदे बातें और भद्दे बातें हर जगह करते रहते हैं, भद्दे गीत गाते रहते हैं। मतलब उनकी बुद्धि में ही ऐसी नहीं रहती है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन जो सही मनुष्य होते हैं उनको क्या करना चाहिए? इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातें तो तुम्हें हंसाना चाहें। सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का एक ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएं। लोग क्या सोचते हैं, ऐसे लोगों की संगति में जब रहते हैं तो क्या सोचते हैं कि ये आज इतना गलत बात बोल रहा है, अश्लील बात बोल रहा है, अश्लील गाने गा रहा है, लेकिन मेरा साथ जब रहेगा तो मेरे चरित्र का इसके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ये सारी गलत चीज़ें छोड़ करके मेरे तरह अच्छा बन जाएगा। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जिनके अंदर जो स्वभाव होता है वो पूरी ज़िंदगी वो स्वभाव रह ही जाता है, और साथ ही वो गलत स्वभाव दूसरों में भी जा समाता है। सही स्वभाव कभी दूसरे में नहीं जाएगा, लेकिन गलत स्वभाव जो होगा वो दूसरों में भी, यानी कि साथ रहने वालों में भी चला जाएगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें इनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगी कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। लेखक कह रहे हैं कि हमें हमेशा ऐसे लोगों से बचना चाहिए। जिस प्रकार हम अगर कीचड़ में एक पैर डालते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि दूसरे पैर को रखने के लिए मुझे साफ जगह चाहिए, उसी कीचड़ में दूसरा पैर भी हम डाल देते हैं और हमें उस कीचड़ से धीरे धीरे रास्ता पार करने के लिए प्रेम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब एक बार उस अश्लील बातों का हम प्रयोग करना
सोचेंगे तो धीरे धीरे उन अश्लील बातों से हमें प्रेम हो जाएगा और धीरे धीरे वो सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगने लगेगी। इसलिए लेखक हमेशा कह रहे हैं कि हमें अपने मित्रों का चुनाव हमेशा सोच समझ के और उज्जवल निष्कलंक लोगों के साथ ही रखना चाहिए। जैसे लेखक बता रहे हैं कि पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसों की सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पै लागी है। लेखक कह रहे हैं कि अगर काजल की कोठरी हो, यानी कि जो काजल है उसका घर हो जो चारों तरफ से काजल से लिपटा हुआ, उस घर में अगर कोई भी जाता है, उस कमरे में अगर कोई भी जाता है, वो कितना ही ना अपने आप में बहुत विद्वान हो, बहुत चौकसे के साथ जाए कि नहीं नहीं ये कालिख मेरे शरीर में या फिर मेरे हाथ में नहीं लगेगी, लेकिन एक बार उस काजल के कमरे में जाने पर वो कालिख जो है शरीर में इस तरह से लग जाती है कि वो कभी नहीं छोड़ती है, और कितना भी सयाना लोग क्यों ना हो वो कालिख लगती ही लगती है। बुरे लोगों की संगति में जाओगे तो अपने आप को कितना भी बचाए, बुरा प्रभाव पड़ ही जाता है। लेखक कह रहे हैं कि जिस प्रकार काजल की कोठरी में लोग जाते हैं तो काजल लग ही जाता है, ठीक उसी प्रकार जब बुरे लोगों से हम अपनी दोस्ती करेंगे, मित्रता करेंगे, तो वो जो बुरा प्रभाव होगा, उसके अंदर की जो बुराइयां होंगी वो हमारे अंदर ज़रूर आ जाएंगी। यह हमारा चैप्टर था मित्रता, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया था। थैंक यू।